तो देखेंगे अब अभ्यास 10A का 6वां प्रश्न, ये आपका पहले नहीं था। तो 6वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो आपकी एक्सरसाइज है 10, वो अपवर्तक तथा अपवर्त पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अपवर्त क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, इधर यहाँ पे बता रहे हैं, कोई संख्या है 8, 8 के अपवर्त, अगर यही पूछ दिया जाए कि 8 के अपवर्तक कौन कौन से होते हैं, तो इसमें डिफरेंस जान लीजिएगा। अपवर्त क्या मतलब होता है, गुणज, यानी कि इसमें टेबल लिखा जाता है। तो 8 के जो अपवर्त होंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक्कू 32, 8 पंच 40, और अपवर्त जो है कभी समाप्त नहीं होते हैं। 8 के अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक का मतलब है जैसे हमारी संख्या 8 है, तो जिन जिन संख्याओं से ये कट जाएगी ना, वही इसके अपवर्तक हो गए। जैसे 1 से कट जाता है, कौन, 8 1 8 8, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से कट जाएगा, फिर 4 के बाद 5 6 7, फिर सीधे सीधे कितने से, 8 से कटेगा। तो ये हो जाते हैं 8 के अपवर्तक, यानी कि किसी भी संख्या के अपवर्तक का मतलब है जो इन संख्याओं को डिवाइड कर दें। ये सभी संख्या डिवाइड करती हैं, और 8 के अपवर्त यानी कि इसमें 8 के गुणज लिखे जाते हैं, यानी कि ये संख्या उसको डिवाइड करती है, और 8 के अपवर्त ये संख्या इनसे डिवाइड करती है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कहता है प्रत्येक संख्या खाली जगह की खाली जगह होता है। तो यहां पर हो जाएगा प्रत्येक संख्या स्वयं की, प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होता है। क्या होता है, प्रत्येक संख्या स्वयं की, जैसे ये हमारी संख्या है 8, अब स्वयं की क्या होती है, अपवर्तक होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं की क्या होती है, अपवर्तक होती है। तो यहां पर हम क्या भर देंगे, प्रत्येक संख्या यहां पर स्वयं की अपवर्तक का मतलब है कि ये कट जाता है, स्वयं से क्या हो जाता है, ये कट जाता है, यानी कि संख्या जैसे 8 है तो स्वयं का क्या है, अपवर्तक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अपवर्तक। अगला क्या है, प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक। प्रत्येक संख्या, जैसे मान लो संख्या हमारी 8 है, तो प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक जो होता है वो उसका क्या होता है, पूर्ण विभाजक, वो उसका अपवर्तक ही होता है। पूर्ण विभाजक क्या होता है, अपवर्तक। किसी संख्या का, यानी कि प्रत्येक संख्या का पूर्ण जो विभाजक होता है उसका क्या होता है, अपवर्तक, पूर्ण विभाजक होता है। जैसे 1 8 8, 2 चक्कू 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो प्रत्येक जो है, प्रत्येक संख्या जो है पूर्ण विभाजक उसका क्या होता है, अपवर्तक होता है, जब कोई अपवर्त नहीं होता है। जैसे 8 से तो कट जाएगा, लेकिन 16 से 8 नहीं कटेगा, तो अपवर्त नहीं होगा, इसमें क्या होगा, अपवर्तक होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपवर्तक होता है। प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका क्या होते हैं, अपवर्त ही होते हैं। पूर्ण विभाजक इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। अगला क्या है, किसी संख्या का प्रत्येक, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक, किसी संख्या यानी 8 संख्या है का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से, और खाली जगह या उसके खाली जगह होता है, तो क्या होता है, उससे। यहाँ पर देखिएगा ये जो 8 है, या तो उससे उसके बराबर है, और या तो फिर उससे छोटा होता है। बस 2 ही कंडीशन होती हैं, या तो 8 जो संख्या अपवर्तक जो होते हैं, अपवर्तक की बात कर रहा है, तो अपवर्तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो फिर 8 वाली संख्या के बराबर होते हैं, उस संख्या के बराबर, या तो फिर उससे छोटे ही मिलेंगे। तो किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, छोटा या उसके बराबर होता है। आप बराबर तभी, डिफरेंस इसमें से तभी जान पाएंगे जब अपवर्त और अपवर्तक को जान पाएंगे कि होता क्या है। तो किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक की बात करता है, तो अपवर्तक उस संख्या से देखिएगा 8 से छोटे हैं कि नहीं, या तो फिर छोटे हैं या तो फिर उसके बराबर है, ये 1 8। अगला क्या है,
प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का, प्रत्येक संख्या जो है, प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक खाली जगह होती है, क्या होती है? अपवर्त्य होती है। प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का, तो यहां पे क्या लिखा है? प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का। तो प्रत्येक संख्या, जैसे हमारी संख्या 8 है, तो 8 जो है प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का, अपने अपवर्त जो होते हैं उसका क्या होती है? एक अपवर्त होती है। अपवर्त का मतलब है कि ये इस संख्या को डिवाइड कर देता है। अपवर्त का मतलब जैसे मान लो 8 के अपवर्त हैं, तो 8 के अपवर्त कौन कौन से होंगे? इस संख्या को सभी डिवाइड करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब है कि अपवर्त वो होता है जो संख्या को, जैसे ये संख्या हमारी 8 है, इसको डिवाइड कर दे, सबको डिवाइड करेगा। उसी प्रकार से प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का, ये प्रत्येक संख्या यानी कि संख्या जो 8 है वो अपने अपवर्तक का एक क्या होती है? अपवर्त होती है। अपवर्त यानी कि इसको भी ये क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। और डिवाइड का मतलब अपवर्त से हो जाता है। कैसे? अपवर्त होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अपवर्त होती है। प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का क्या होती है? अपवर्त होती है। 78 के अपवर्तक हैं, यानी कि हम उन संख्याओं को लिखेंगे। अपवर्तक का मतलब है कि वो संख्याएं जो 78 को काट दें, वही उनकी 78 की अपवर्तक होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा 78 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। काटने का तरीका यानी कि अपवर्तक को ढूंढने का तरीका, पहले 2 से काटेंगे। 2 तियां 6, 1 बचा 2 नाम क्या हो जाएगा? 18। फिर 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तियां 9। फिर ये 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, तो 13 एकम क्या हो जाएगा? 13। तो जो भी अपवर्तक होंगे वो इसी में से मिलेंगे और कुछ गुणा करवाने से मिलेंगे। सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला 1, फिर अपवर्तक, फिर इसके बाद 2 मिल जाता है, 3 मिल जाता है। तो ये सब अपवर्तक होंगे, ये सब होंगे अपवर्तक। तो 3 हो गया। 3 के बाद कहीं से भी 4 मिलता है? नहीं मिलता है। 4 5 नहीं मिलेगा, 3 दूनी 6 मिल जाएगा। 6 के बाद 7 8 9, 9 भी नहीं मिलेगा। 9 के बाद 10, 10 के बाद 13 मिल जाता है। फिर इसके बाद अभी देखेंगे 13 के बाद यहां पर देखिएगा 13 दूनी 26 भी मिल जाता है। 13 के बाद क्या हो जाएगा? 26। और 26 के बाद 13 दूनी 26, 13 तियां 39 होता है, लेकिन 39 तो यहाँ पर दिया है तो 39 भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 78। तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी संख्या के अपवर्तक सम होते हैं। सम का मतलब है संख्याओं में सम होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यानी कि सम संख्या, यानी कि सम ही होंगे, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर इसका तरीका ये, हमारे अभी एक छूटे हैं कि नहीं छूटे, ये देखिएगा। ये तरीका ये होता है कि 78 एकम 78, 78 के हम अपवर्तक निकाल रहे हैं, तो इनकी फर्स्ट और लास्ट की गुणा करवाएंगे तो 78 ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हमारे कहीं पे अपवर्तक छूटे हैं। 39 दूना 78, 26 तियां 78 और 13 छंग 78। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यही इनके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, यानी कि कहीं पर भी मिस नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए आपका कहीं पर से इस तरीके से आपका ये छूट जाता 26, यानी कि 26 छूट जाता, तो यहाँ पर हम कैसे पता लगाते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है? देखिएगा यहाँ से मिलाते हैं 78 एकम 78, 39 दूना 78 हो जाता है। तो यहाँ पर जो 13 और तियां 78 थोड़ा ही होता है, तो यहाँ पर कहीं से मिसप्रिंट है, तो ऊपर से लेंगे 3। तो जब 3 लेंगे, 3 से भाग करेंगे 78 को, तो 3 दूनी 6, 1 बचा 18 हो जाएगा। और तिछा क्या हो जाएगा? 18, यानी कि हमको 26 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 26 अपने क्रम से रख देंगे। 26 तियां 78, 13 छंग 78, इस तरीके से हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 6, 13, 26 और 39 और क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ये 78 के क्या हो जाएंगे? अपवर्तक हो जाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 अपवर्तक हैं। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 6।
अब देखेंगे अभ्यास 10B का प्रश्न नंबर 10वां, रिक्त स्थान है। तो ये अभ्यास जो 10B है वो भाज्य और अभाज्य पर आधारित है। बाकी अपने अपवर्त और अपवर्तक भी हैं, भाज्य तथा अभाज्य पर भी आधारित है। तो भाज्य और अभाज्य देख लीजिएगा, भाज्य और अभाज्य। भाज्य क्या होता है? भाज्य का मतलब होता है ऐसी कोई संख्या जिसके दो या दो से अधिक अपवर्त होते हैं। अपवर्त का मतलब होते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं से कट जाती है। कट जाती का मतलब है अपवर्त होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी संख्या है 6। 6 जो है वो किन किन संख्याओं से कटती है? 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और किससे कट जाएगी? 3 से भी कट जाएगी। तो कहने का मतलब भाज्य संख्या वो है जो दो या दो से अधिक, जिस संख्या के दो या दो से अधिक अपवर्त हैं वो भाज्य संख्या कहलाएगी, दो या दो से अधिक। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य वो संख्या होती है जिसके केवल अपवर्त 2 ही हों, जिसके केवल अपवर्त 2 ही हों, 2 के अलावा और कोई भी अपवर्त ना हो, तो वो हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे 2 संख्या किससे कटेगी? केवल 1 से। और किससे कटेगी? 2 से। और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो ये हमारी कैसी कहलाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे और भी अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 5, 7, 11, इस तरीके से अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हैं तो ये हमारी संख्या कहलाएगी भाज्य। क्या कहलाएगी? भाज्य। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनके अपवर्त 1 और स्वयं व संख्या होती है तो वो हमारी संख्या कहलाती है अभाज्य, यानी कि 1 और स्वयं वो संख्या। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? अभाज्य भर देंगे। अभाज्य संख्या हमारी बहुत सारी होती हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसके केवल 2 ही संख्याओं से कटेगी। और जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए वो भाज्य संख्या, जो केवल 2 संख्याओं से कटे वो अभाज्य संख्या। तो एक जो है यहाँ पर समझिएगा, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कैसे? भाज्य का मतलब होता है 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, लेकिन अगर एक संख्या है तो वो किससे कटेगी? केवल 1 से। ठीक, तो यहाँ पर 3 कंडीशन यहाँ पर भी लागू नहीं हो रही है, तीनों कंडीशन, यानी कि 2 से अधिक होने चाहिए गुणनखंड। और अभाज्य का मतलब है इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 ही गुणनखंड है, यानी कि दोनों कंडीशन में लागू नहीं होता है। तो इसीलिए एक ना तो भाज्य और ना ही क्या है? अभाज्य है। चौथा है एक संख्या के अपवर्त। एक संख्या के अपवर्त, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। अपवर्त का मतलब है गुणज, यानी कि 7, 14, 21, 24 डैश। ये रिक्त स्थान यहाँ पर नहीं है। 7, 14, 21, 24 डैश यानी कि अनंत तक की होते हैं, और भी आगे होंगे। तो वो संख्या कौन सी है जिसके अपवर्त ये हैं? तो वो संख्या हमको बतानी है। तो वो संख्या हमारी है, ये किसका पहाड़ा चला है? 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 21, 7 21 और 7 चौक कितना है? 7 चौक जो होगा वो यहाँ पर 24 नहीं होगा, यहाँ पर होगा हमारा 28। 24 यहाँ पर दिया है तो ये गलत दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? 28। तो 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 है। तो वो संख्या जो है वो होगी हमारी 7 होगी। कितनी होगी? 7। तो इस प्रकार से आपका ये 10 भी समाप्त हो जाता है। अभ्यास देखेंगे 11B, जिसका प्रश्न नंबर है 7, 8, 9, 10। ये आपकी एक्सरसाइज में नए प्रश्न हैं। तो देखेंगे 7वां प्रश्न, किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो संख्या ज्ञात करनी है, माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या
माना वह संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से समीकरण बना लेंगे। समीकरण बहुत ही कठिन है, देखिएगा यहां पर कहता है किसी संख्या का आधा, तो वह संख्या हमने कितनी मानी थी x, तो x का आधा कर देंगे तो x बटे 2। किसी संख्या का आधा यानी कि x का आधा x बटे 2 हुआ, कामा लगा है, उसकी चौथाई से 10 अधिक है, तो यहां पर कामा लगा है तो यहां पर लगेगा बराबर का निशान। किसी संख्या का आधा x बटे 2 और उसकी चौथाई से, उसकी किसकी यानी कि उसी संख्या की चौथाई, उसी संख्या कौन सी x की चौथाई का मतलब है x गुणे 1/4, तो x बटे 4 ही रहेगा, तो उसकी चौथाई से 10 अधिक है, तो इसमें हम प्लस क्या कर देंगे 10 जोड़ देंगे, तो ये हमारी बनेगी समीकरण। अब यहाँ पर से हम x का निकालेंगे मान, तो x वाले पद एक तरफ, सजाती पद एक तरफ, तो ये हो जाएगा x बटे 2, ये प्लस का है इधर, तो ये माइनस का होगा x बटे 4, बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो 10 पहले से था तो 10 उधर वैसे ही रहेगा। ये संख्या प्लस की है, इधर चली आई माइनस की हो गई। ये संख्या प्लस की है, इधर आ गई, यानी कि x बटे 2 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस की है, इधर आ गई माइनस की x बटे 4। तो इसको हम भिन्नों का जोड़ घटाना हम तभी कर पाते हैं जब इसके हर बराबर होते हैं, तो हर इसके बराबर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा x बटे 2, उधर 4 है, तो अगर हम 2 से गुणा करवा दें तो 4 हो जाएगा, माइनस x बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा 10। यह अपना एलसीएम लेके हर बराबर किए जाते हैं, तो x और 2 की गुणा तो हो जाएगा 2x, आगे क्या है माइनस का क्या हो जाएगा x बटे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, इधर भी 4 इधर भी 4, तो यानी कि नीचे क्या होगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 10। तो 2x में से x जाएगा तो बचेगा x ही, बटे क्या हो जाएगा 4 और बराबर क्या होगा 10। तो आगे देखेंगे तो x बटे 4 बराबर हुआ 10, ये 4 भाग में, संख्या एक तरफ जाएगी यानी कि अंक एक तरफ, तो ये भाग में है तो उधर चला जाएगा गुणे में, तो x बराबर 10 गुणे 4 हो जाएगा, x बराबर 10 गुणे 4, तो x बराबर गुणा हो जाएगी, तो x 10 चक्कू कितना हो जाएगा 40। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, तो अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या हमने मानी थी x, तो x का जो मान आया है वो 40 आया है, तो अतः वह संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाता है 7वां प्रश्न। इसके बाद अगला 8वां प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां, दिया है एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हो। यानी कि इस प्रकार से बांटना है, कुल एक ठेले पर जो कुल संतरे हैं 550 दिए गए हैं, 2 ठेलों में इस प्रकार बांटना है, 2 ठेलों पर कि जो अंतर हो यानी कि 50 संतरे हों अधिक एक दूसरे से। तो यहाँ पर माना पहले ठेले पर संतरे बराबर, माना पहले ठेले पर संतरे बराबर, पहले ठेले पर कितने संतरे होंगे, यहां पर हम मानेंगे x, तो दूसरे पे कितने होंगे, दूसरे ठेले पर संतरे बराबर, दूसरे की अपेक्षा जो है पहले यानी कि एक पर दूसरे की जो अपेक्षा 50 संतरे अधिक हैं, तो यानी कि पहले थे x तो 50 अधिक हैं, तो दूसरे ठेले पर कितने हो जाएंगे x + 50। प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगी वो बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों जो ठेलों के संतरे हैं इन दोनों का योग होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि कुल संतरे में अलग अलग बांटना है। तो यहाँ पर जो समीकरण हमारी बनेगी x + 50, यानी कि ये सभी जुड़कर हमको
550 संतरे होंगे ना, दोनों ठेले पर 550 संतरों को बांटना है अलग अलग, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये हमारी समीकरण बनेगी। तो यहाँ पर x x जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा 550। संख्या संख्या एक तरफ, ये संख्या प्लस की है उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो इधर बचेगा हमारा 2x बराबर 550 माइनस क्या हो जाएगा 50। तो 2x बराबर घटाने पे 550 से 50 जाएगा तो आएगा हमारा 500। x के साथ ये गुणे में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो 500 बटे 2, तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा 2 एकम 2, 2 का पाड़ा 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 जीरो जा 0। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 250। जब x का मान आ गया है जो हमने माने थे, यानी कि दोनों ठेलों पर संतरे हम निकाल लेंगे। अतः पहले ठेले पर संतरे बराबर, पहले ठेले पर जो संतरे माने गए थे वो माने गए थे x, और जो x का मान आया है 250, यानी कि पहले ठेले पर 250 संतरे रखे। अब दूसरे पे कितने होंगे, तो दूसरे ठेले पर संतरे बराबर, दूसरे पर उससे 50 अधिक है, तो दूसरे पर हमने माने थे x प्लस 50, तो x का मान है 250 और प्लस 50 जुड़ जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 300 संतरे। दूसरे ठेले पर पहले ठेले पर 250, दूसरे ठेले पर 300, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 550, यानी कि 550 जो संतरे थे एक पर ठेले पर रखे गए 250, दूसरे पर कितने रखेंगे 300, तो इनका अंतर कितना है यानी कि 50 का, और दोनों का योग कितना होगा 550। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां। निम्नांकित समीकरण को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए। यानी कि हमको हल तो करना ही है, लेकिन त्रुटि यानी कि कुछ गलतियां भी करनी है, यानी कि त्रुटि के द्वारा और प्रयत्न विधि के द्वारा, यानी कि बार बार त्रुटि करके अब इसको हल करना है। तो यहाँ पर इसके 3 कॉलम बनेंगे। कौन कौन से? पहला कॉलम x के विभिन्न मान, यहाँ पर लिखेंगे हम x के विभिन्न मान, x के विभिन्न मान। एक तो हमारा ये कॉलम बनेगा। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा बायां पक्ष का, बायां पक्ष। तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा दायां पक्ष का। बायां पक्ष वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। दायां पक्ष, x के विभिन्न मान यहां पे रखे जाएंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष जो बराबर के पहले होता है वो बायां पक्ष होता है, x प्लस 6। दायां पक्ष बराबर के बाद वाला जो होता है वो दायां पक्ष होता है। हमको करना क्या है कि हम x का कौन सा मान यहाँ पर हो कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाए, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो इसमें है त्रुटि और प्रयत्न विधि से, तो 3 4 यानी कि 2 3 गलत मान रखकर फिर तीसरे या चौथे या पांचवें में सही मान रखेंगे हम। तो 4 कॉलम बना लिए हैं, पहला गलत मान, दूसरा भी गलत, तीसरा जो लास्ट में रखेंगे वो सही मान रखेंगे। तो यहाँ पर x का सही से मान क्या होगा पहले ये निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा x का सही से मान, समीकरण का हल करना मालूम है। तो x प्लस 6 बराबर 10 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 6, उधर माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। सही से जो मान है x का वो मान है वो 4 है, ठीक। तो ये सही से मान रखा गया लास्ट में, और बाकी ये जो मान रखेंगे यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3,
तो ये हमको प्रयत्न और त्रुटि विषय यानी कि ये हमने गलत मान रखे, फिर लास्ट में क्या हमने रख दिया 4। अब इसको हम हल करेंगे। x के विभिन्न मान लेने के बाद में बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर करना पड़ता है। दायां पक्ष 10 ही रहेगा, दायां पक्ष में कोई बदलाव नहीं होता है। हमको ऐसा मान हमको मालूम हो गया 4 जब रखा जाएगा 4, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा। जब बायां पक्ष दायां पक्ष हो जाएगा तो ये हमने गलत मान लिख लिए हैं। तो x के विभिन्न मान x की जगह पर हम रखेंगे 1, तो यहाँ पर इस समीकरण में होगा 1 + 6 बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक, अब x के मान 2 रखेंगे, तो x की जगह पर यहाँ पर 2 रखेंगे और प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारी x + 6 है ना, तो x का मान 2 रखा प्लस 6, 6 तो कितना हो जाएगा 8। फिर x की जगह पर जब हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 6 बराबर क्या हो जाएगा 9, और 4 जब होगा तो यानी कि 4 + 6 बराबर क्या हो जाएगा 10। बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो गया, तो यही समीकरण का हल होगा, यानी कि x बराबर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा और, अतः x बराबर 4 के लिए, अतः x बराबर 4 के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, x बराबर 4 के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं। अतः x बराबर 4 समीकरण का हल है। अतः x बराबर 4 समीकरण का हल है। तो इस तरीके से हम प्रयत्न और त्रुटि विधि से, त्रुटि और प्रयत्न विधि से समीकरणों को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, अगला पार्ट है x + 9 = 5। तो एक तरफ कॉलम क्या होगा, x के विभिन्न मान, x के विभिन्न मान। दूसरा जो कॉलम होगा वो किसका होगा, बायां पक्ष का, बायां पक्ष। बायां पक्ष का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हल किया जाता है। अगला जो कॉलम होगा वो काहे का होगा, दायां पक्ष। ये छोटा सा होगा तब भी काम चलेगा। 3 लेंगे हम गलत मान, 1 2 3, और चौथे में रख देंगे हम सही मान। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि सही मान क्या होगा। x + 9 = 5 है, देखिएगा x + 9 = 5, संख्या एक तरफ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 9। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा आपका, x का जो मान होगा 5 में से 9 जाएगा, बचेगा तो 4 ही, लेकिन ये काहे का हो जाएगा, ये हमारा है संख्या बड़ी है माइनस की, ये -4 हो जाएगा। कहता है घटाने को घटा देंगे, 5 9 में से 5 गया 4, संख्या बड़ी 9, तो उसके पहले माइनस है, तो x का सही से मान है वो -4 है। x का सही से मान है वो क्या है, -4। तो हम इस प्रकार से कुछ भी मान रख सकते हैं, -1 -2 -3 -4, या इस तरीके से रख सकते हैं -8 -6 -5 फिर -4 लाते हैं। इस तरीके से हम मान रख लेंगे कुछ भी, लेकिन जब संख्याएं अगर हम बड़ी लेंगे 8 -4, इस तरीके से कैलकुलेशन और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर मान, ये वाले मान, बाकी लास्ट में वही रहेगा। तो बायां पक्ष हमारा क्या था, बायां पक्ष बराबर के पहले वाला बायां पक्ष x + 9, दायां पक्ष हमारा 5 ही रहेगा, तो ये तो हमारा सब में चलेगा 5 5 5 5, सभी के मान रखे जाएंगे। मान रखते समय हमने त्रुटि यहाँ पर कर रहे हैं किस लिए, कि गलत मान रखने के लिए आपको कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है। x की जगह पर रखेंगे -1 और प्लस क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हल कीजिएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि घटेगा, तो 9 से 1 गया बचेगा 8,
9 से 1 गया, बचेगा हमारा क्या 8। प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर जब माइनस होगा तो 9 में से 1 गया 8। अब संख्या कौन सी बड़ी है 9, तो प्लस की है तो आंसर भी हमारा प्लस का ही आएगा। यहाँ पर करेंगे -2 और प्लस क्या लिखेंगे फिर से 9, तो यहाँ पर जो आएगा 9 में से 2 जाएगा 7 और ये काहे का होगा प्लस का होगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है और प्लस माइनस होता है माइनस। चिन्हों की गुणा पहले करते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे -3 और प्लस क्या होगा 9। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस चिन्हों की गुणा माइनस, तो माइनस आया तो घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6, संख्या बड़ी 9 प्लस की, तो आंसर भी प्लस का आएगा। यहाँ पर होगा -4 और प्लस क्या हो जाएगा 9, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, 9 में से 4 गया 5, संख्या बड़ी है 9 प्लस की है, तो आंसर भी काहे का आएगा प्लस का आएगा। तो ये दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया ना, तो यहाँ पर यही वाला लिखेंगे। अतः x बराबर -4 के लिए, अतः x बराबर -4 के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अतः x बराबर -4 समीकरण का हल है। अतः x बराबर -4 समीकरण का हल है। तो इस प्रकार से करेंगे हम प्रयत्न और यानी कि त्रुटि और प्रयत्न विधि से प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां। निम्नलिखित समीकरण को पक्षांतरण विधि से हल कीजिए। तो इसमें आपको कुछ बनाना नहीं, केवल हल ही करना है। जैसे यहाँ पर p n x y जो भी है उसी का मान निकालना है। तो देखिएगा संख्या संख्या करेंगे एक तरफ, तो यहाँ पर ये जो प्लस का 19 है ये इधर चला जाएगा संख्या की तरफ, कोई संख्या प्लस की है तो उधर माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर +19 उधर चला जाएगा, तो इधर हमारा बचेगा केवल p। तो p बराबर क्या हो जाएगा 21, पहले से दिया था उधर तो ऐसे ही रखेंगे। प्लस का 19 है ये इधर जाएगा तो माइनस का 19 हो जाएगा, तो p बराबर घटा देंगे, 21 से 19 गया बचेगा 2, घटाने को कहता है तो घटा देंगे, घटाने पर कितना बचेगा 2। संख्या कौन सी बड़ी ये भी देखते हैं, संख्या बड़ी हमारी 21, कुछ निशान नहीं तो प्लस का माना जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लगाते नहीं है यानी कि प्लस का ही रहेगा। अगर माइनस का होता तो माइनस जरूर लगा देते हैं। n बराबर n-7 बराबर 8, तो ये प्लस का जो 7 है उधर चला जाएगा तो माइनस का, यानी कि माइनस का है तो उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। n-7 बराबर 8, माइनस का 7 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा n बराबर 8 पहले से इधर रहेगा, n बराबर 8, माइनस का 7 है उधर हो जाएगा प्लस का 7, तो n बराबर 8 7 कितना हो जाएगा 15। ये क्या हो जाएगा x बराबर 20, ये माइनस का 11 है तो प्लस का 11 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 31, x बराबर 31। संख्या संख्या एक तरफ, तो ये प्लस का 8 है इधर चला आएगा। अब या तो फिर y इधर लाइए 7 उधर लाइए तो थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाएगा, तो केवल प्लस का 8 है इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये 7 पहले से इधर दिया था तो प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा y। तो एक चिन्ह घटाने को कहता है, घटा देंगे तो 8 में से 7 गया, एक संख्या कौन सी बड़ी 8, 8 माइनस का है तो माइनस का आएगा, बराबर क्या हो जाएगा y। तो अतः y बराबर क्या हो जाएगा -1। x + 5 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या होगा संख्या संख्या एक तरफ, तो x बराबर क्या होगा 0 पहले से था इधर, यानी कि प्लस का 5 है इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, घटाने को कहता है घटा देंगे, 5 से 0 गया 5, संख्या कौन सी बड़ी 5, काहे की है माइनस की, आंसर भी काहे का आएगा माइनस का। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। अगली प्रश्नावली है 12B का प्रश्न 9, 10, 11। 12B का प्रश्न है 9, 10, 11। तो सबसे नवा प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग का अछायांकित भाग के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। तो सबसे पहले जो भी चित्र दिया गया है उसका छायांकित भाग निकालना है, कितना है
अछायांकित का मतलब है बिना रंगा हुआ, छायांकित का मतलब है रंगा हुआ, अछायांकित का मतलब है बिना रंगा हुआ के अनुपात को, फिर इसका निकालना है अनुपात, और अनुपात को निकालने के बाद उसका सरलतम रूप भी लिखना है, यानी कि 4 कार्य करने हैं इसमें। तो छायांकित भाग बराबर छायांकित भाग, छायांकित भाग का मतलब है रंगा हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 छायांकित भाग हैं 6। अछायांकित भाग अछायांकित भाग का मतलब है बिना रंगे हुए भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अछायांकित भाग क्या हो जाएगा 10। तो छायांकित हो गया, अछायांकित हो गया। अब इसको अनुपात में लिखना है। अनुपात इसका क्या हो जाएगा, तो छायांकित भाग का अछायांकित भाग के अनुपात लिखना है। तो पहला छायांकित भाग का ही मान रहेगा, बाद में अछायांकित लिखा जाएगा। तो छायांकित कितना है 6 अनुपात 10। अब इसको हम लिख देंगे सरलतम रूप में। सरलतम रूप मतलब काट कर। ये दोनों संख्या किसके टेबल में आ रही हैं, 2 के टेबल। 2 3 6 और 2 5 10। तो जो इसका सरलतम अनुपात होगा वो होगा 3 अनुपात 5। 3 अनुपात 5। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से अगला वाला पार्ट करेंगे। ये है दूसरा पार्ट, इसका भी हल देखेंगे। सबसे पहले छायांकित भाग, तो गिन लीजिए रंगे हुए भाग कितने हैं। रंगे हुए भागों की जो संख्या है वो है 2, 1 2। अछायांकित भाग, अछायांकित भाग का मतलब है बिना रंगे हुए भाग। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। अब निकालेंगे अनुपात। तो अनुपात बराबर हो जाएगा 2 अनुपात 6। छायांकित भाग का अछायांकित से पूछता है अनुपात। तो पहले छायांकित भाग का मान 2 अनुपात 6। ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े में आ रही है। तो 2 एकम 2, 2 3 6। तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 1 अनुपात 3। तो ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 9। अब देखेंगे 10वां। अगला प्रश्न है 10वां। इसको आप कर सकते हैं 2 तरीकों से। तो दोनों तरीके देखिएगा। सबसे पहला तरीका, क्वेश्चन है कि सुहानी और पलक के बीच रुपये 80 को 3 अनुपात 2 में बांटिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सुहानी को, माना सुहानी को, क्योंकि सुहानी और पलक के बीच रुपये 80 को बांटना है ना 3 अनुपात 2 में। तो माना सुहानी को मिला या मिले रुपये बराबर। माना सुहानी को मिले रुपये बराबर। जो इसका अनुपात होगा, सुहानी का अनुपात है 3 और पलक का अनुपात है 2, क्योंकि सुहानी और पलक का अनुपात दिया गया है 3 अनुपात 2। तो सुहानी को मिले रुपये 3 मिले हैं तो 3x मानेंगे, और पलक को मिले रुपये बराबर, पलक को मिले रुपये बराबर। पलक को 2 अंकों में है तो 2x मानेंगे। ठीक। फिर इसके बाद प्रश्नानुसार समीकरण बनेगी। इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, रुपये 80 के बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 80। जुड़ेगा तो 3 2 कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 5x बराबर होगा 80 ही हमारा। तो यहाँ पर 80 क्या है, ये हमारे रुपये हैं, तो रुपये का साइन भी लगा लेंगे। रुपये 80 और रुपये 80। अब यहाँ से हमारा निकलेगा x का मान। x के साथ में 5 है गुणे में, तो ये भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा रुपये 80
और बटे क्या हो जाएगा 5, काटेंगे 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, 3 बचा 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। तो x का जो मान आया वो आया ₹16, ₹16। जब x का मान आया ₹16 तो इसमें हम रख देंगे जो हमने माने थे उसमें मान रख देंगे, आंसर निकल आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः, मानक जहां पर हो जाएगा अतः सुहानी को मिले रुपये बराबर, अतः सुहानी को मिले रुपये बराबर। मिले कितने थे पहले 3x, तो बराबर लगाएंगे, चाहे इसके नीचे लिख दीजिएगा बराबर लगाकर ऐसे। तो 3x यानी कि 3 बीच में कुछ निशान नहीं होता है तो गुणा का माना जाता है, 3 और x के बीच में जैसे इसमें माना गया था तो गुणे हुआ, और x का जो मान आया है वो आया है ₹16। तो 16 तिया कितना हो जाएगा ₹48। ये किसको मिले हैं? ये मिले हैं सुहानी को, जो रुपये मिलेंगे वो मिलेंगे 48। अब पलक को मिले रुपये बराबर, पलक को मिले रुपये, तो पहले कितने माने थे? 2x माने थे, तो 2 गुणे x का मान है ₹16, तो बराबर रुपये कितना आ जाएगा 16 दूनी 32। तो पलक को जो रुपये मिलेंगे वो मिलेंगे 32। एक तो ये हो गया एक पहली विधि। दूसरी विधि, सुहानी और पलक के बीच ₹80 को 3:2 में बांटना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम कुल रुपये। ये दूसरा तरीका है, कुल रुपये हैं 80, कुल रुपये कितने हैं 80। अब हम यहाँ पर निकालेंगे अनुपाती योग, अनुपाती योग, अनुपातों का जो योग होगा 3 + 2 और बराबर कितना होगा 5। अनुपाती योग कितना होगा 5। कुल रुपये हैं 80, तो यहाँ पर अब हम निकाल सकते हैं मालूम क्या, सुहानी को मिले रुपये फिर पलक को मिले रुपये। तो लिखेंगे यहाँ पर सुहानी को मिले रुपये बराबर, सुहानी को मिले रुपये बराबर। कैसे निकलेगा ये देखिएगा। तो सबसे पहले जो अनुपाती योग है सुहानी का वो लिखेंगे। अनुपाती योग का मतलब जो अनुपात है, तो सुहानी का जो अनुपात है वो है 3, तो ऊपर लिखा जाएगा 3 बटे क्या होगा, बटे होगा अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना है 5, और इसकी गुणा हम करवाएंगे कितने से, ₹80 से। कुल रुपये हैं, ₹80 को बांटना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ₹80। तो इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो बराबर क्या हो जाएगा 16 तिया 48 रुपये, बराबर क्या होगा 48 रुपये। ये हो जाएगा सुहानी को मिले रुपये। अब वैसे हम निकालेंगे पलक को मिले रुपये। पलक को मिले रुपये बराबर, तो पलक को कितने रुपए मिलते हैं यहाँ पर देखिएगा। तो पलक का पहले अनुपात, पलक का जो अनुपात है वो बाद वाला है 2, तो ऊपर रहेगा, बटे अनुपाती योग 5 रहेगा, गुणे ₹80 को बांटना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ₹80। 5 को जैसे ऊपर काटा था तो 16 आया था, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, रुपये कितना हो जाएगा 32 रुपये निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों तरीकों में से कोई आप एक तरीका यूज कर सकते हैं जो आपको सरल लगे। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां। एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में ₹3600 को उसकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपये मिले। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये क्वेश्चन जो है ये अनुपातिक योग के द्वारा लगेगा, मान के 15x और 12x नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले कुल रुपये, कुल रुपये बराबर, कुल रुपये बराबर कितने हैं, ₹3600, ₹3600। अब इसके बाद में कुल रुपये बराबर ₹3600 है। श्रेया और भूमिका की आयु में अनुपात बराबर,
श्रेया और भूमिका का अनुपात यहाँ पे लिखेंगे श्रेया और भूमिका का अनुपात। तो श्रेया का कितना है, आयु के अनुसार बांटना है ना, जब आयु के अनुसार बांटना है तो श्रेया का क्या हो जाएगा 15 और अनुपात ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 15 अनुपात क्या हुआ 12। अब इसका हम निकालेंगे आनुपातिक योग, अनुपाती लिख सकते हैं या अनुपातिक योग, अनुपाती योग बराबर जो अनुपात है उसका योग कर देंगे तो 15 प्लस 12 बराबर होगा 27। अगर आपको कुल रुपये कभी भी किसी को बांटना है, अगर अनुपात दिया गया है तो अनुपाती योग निकालेंगे, फिर आप बांट सकते हैं जो भी धन है। तो श्रेया को मिले रुपये बराबर, यहाँ पर पहले निकालेंगे श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपये मिले। तो श्रेया को मिले रुपये बराबर कैसे निकलेगा ये देखिएगा। सबसे पहले श्रेया का अनुपात ऊपर रखा जाएगा, जो श्रेया का अनुपात है वो है 15, क्योंकि श्रेया और भूमिका का अनुपात पहले श्रेया है बाद में भूमिका है। तो श्रेया का कितना है 15, अब बटे में होगा अनुपाती योग होगा, बटे में क्या होगा अनुपाती योग यानी कि 27, गुणे में जितने रुपये बांटना है वो आगे जाएगा। तो रुपये 3600 को बांटना है तो ये रहेगा यहाँ आगे। सबसे पहले 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 और 0 0 2 हो जाएंगे। अब 3 से 15 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 15। तो यहाँ पर बराबर गुणा करवा देंगे, नीचे एक लिखा नहीं जाएगा तो 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20, रुपये का साइन और 20 ये हो जाएगा, आगे 2 0 बढ़ जाएंगे। तो जो श्रेया को मिले रुपये बराबर होंगे वो मिलेंगे 2000। अब इसके बाद भूमिका को मिले रुपये बराबर, भूमिका को मिले रुपये बराबर। तो सबसे पहले भूमिका का अनुपात है 12, बटे होगा अनुपाती योग यानी कि 27, कितने रुपये को बांटना है रुपये 3600 को बांटना है। ठीक, अब इसको हम हल कर लेंगे। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 0 0, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12। तो बराबर रुपये क्या आ जाएगा 4 चक्कू 16 और आगे 2 0 बढ़ जाएंगे। तो भूमिका को जो मिले रुपये हैं वो कितने हैं 1600। तो यही इसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। चाहो तो आप अतः लिख सकते हैं, अतः श्रेया को रुपये 2000 और भूमिका को 1600 रुपये मिलेंगे, या फिर इतना ही आप छोड़ देंगे।